हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों आज हम लोग हमारी 8th क्लास के साइंस का जो लास्ट चैप्टर हमारा पेंडिंग है, सम नेचुरल फिनोमिना, चैप्टर नंबर 12, इसको आज हम लोग का पूरा कंप्लीट समझ लेंगे और पूरा चैप्टर मैं आपको बिल्कुल इजी वे में करवाने वाली हूँ। तो अगर बच्चों आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो डेफिनेटली आपको ये पूरा चैप्टर के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है सम नेचुरल फिनोमिना, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि नेचुरल फिनोमिना होते क्या है, देन हम देख लेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बच्चों नेचुरल फिनोमिना का क्या मतलब है, देखो नेचुरल तो नाम से क्लियर है, वर्ड नेचुरल यानी कि नेचर से रिलेटेड कोई चीज है। तो नेचुरल फिनोमिना बच्चों क्या होते हैं, वो वाले नेचुरल इवेंट्स जो कि क्या होते हैं, अर्थ के ऊपर होते हैं, ऑन देयर ओन, अर्थ के ऊपर अपने आप होने वाले जो नेचुरल इवेंट्स है बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना। यानी कि ऐसे इवेंट्स के अंदर क्या होता है, हमारी ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना वो बहुत कम होती है, कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हमारी नेचुरल इवेंट्स के अंदर। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि बच्चों अगर एग्जांपल की बात करें तो रेन है, अब बारिश तो अपने आप आती है, फ्लड्स आ गए तो ये भी अपने आप आ रहा है, ये नेचुरल इवेंट है, फिनोमिना है नेचुरल। अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग होगी, वोल्केनो एक्सेट्रा, से बहुत सारे हमारे क्या नेचुरल फिनोमिना जो है वो होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सम नेचुरल फिनोमिना लिखना है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कौन से नेचुरल फिनोमिना की इस चैप्टर के अंदर हमने बात करनी है, तो सिर्फ दो नेचुरल फिनोमिना बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक हमारा है अर्थक्वेक और दूसरा हमारा रहेगा लाइटनिंग। तो दोनों के बारे में हमने क्या देखना है कि दोनों का क्या रीजन है, लाइटनिंग क्यों होती है, अर्थक्वेक क्यों होता है, या कैसे इनसे हम लोग क्या बच सकते हैं। तो ये भी हमने देखना है कि इन दोनों से हम लोग क्या है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग से। सबसे पहले हम लाइटनिंग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, क्यों होती है और इससे हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो लाइटनिंग है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो बच्चों लाइटनिंग को समझने से पहले आपने क्या है, हमारे रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं यानी कि जो खंबे होते हैं, आपने सबने देखा तो वहां पे कई बार क्या वायर्स आपस में भिड़ जाती हैं, वहां पे आपने क्या इस तरीके से क्या स्पार्क होते हुए देखा होगा डेफिनेटली कभी ना कभी। तो वो क्या इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारे घर में जो सॉकेट है अगर उसके अंदर हमने प्लग लगाया हुआ और वो प्लग क्या लूज है तो वहां पे भी वायर्स आपस में क्या भिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे भी हमें क्या है इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को मिलता है। तो जैसे बच्चों ये जो स्पार्क हो रहे हैं ना ये क्या छोटे लेवल पे है, सेम वैसे बच्चों क्या होता है स्काई के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जब इस तरीके के इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं ना, तो बस उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग। सो लाइटनिंग बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है, पर ये क्या ह्यूज लेवल के ऊपर जब क्या स्काई में हो रहा होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इज अ वेरी बिग इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द स्काई। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, इट इज कोज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होते हैं जो कि कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, स्काई के अंदर कलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से लाइटनिंग होती है, ये पूरा डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों पहले क्या था, ये जो लाइटनिंग थी ना, जब क्या आसमान में लाइटनिंग यानी कि जब बिजली चमकती थी तो पुराने लोगों को ऐसे लगता था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा साइंस में रिसर्च नहीं हुई थी तो लोगों को रीजन ही पता था, तो उनको ऐसे लगता था कि भगवान हमसे क्या गुस्सा है, वो अपना गुस्सा हमें दिखा रहे हैं, हमारे किसी काम की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से गॉड हमसे क्या नाराज है, इसकी वजह से वो हम पे क्या गुस्सा दिखा रहे हैं। तो वो ऐसे समझते थे। लेकिन अभी बच्चों क्या साइंस के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं, तो आज के टाइम में हमें पता है कि जो लाइटनिंग है उसके पीछे भी क्या साइंटिफिक रीजन है, वो भगवान का गुस्सा नहीं है, वो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। तो वो पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या है इस चैप्टर में पूरा हम समझ लेंगे कि लाइटनिंग से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यानी कि हमें क्या प्रिकॉशंस देखने पड़ेंगे कि हमें अगर लाइटनिंग हो रही है तो क्या क्या हम प्रिकॉशंस रखें, सो दैट हमें क्या लाइटनिंग से कोई भी जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या था, इस लाइटनिंग के रिसर्च के हम कह सकते हैं कि जब लाइटनिंग की रिसर्च हुई ना पूरी, इसके पीछे का रीजन जानने में ना बहुत टाइम लग गया, बहुत लंबा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो जो साइंस होती है ना उसके अंदर भाई जो साइंटिस्ट है जब वो अपना काम करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क होता है, तब जाके कहीं सालों साल लग जाते हैं किसी चीज़ की स्टडी में, और तब जाके हमें फाइनल रिजल्ट्स जो है ना वो क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, जो ग्रीक्स थे ना बहुत टाइम पहले जो ग्रीक्स थे उनको ना कुछ स्पार्क्स के बारे में ऑलरेडी पता था। ठीक है,
वो कौन कौन से स्पार्क थे, जैसे कि रबिंग एम्बर विद द फर। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि एम्बर होता क्या है। एम्बर बच्चों बेसिकली क्या है, रेजिन ही है। रेजिन यानी कि जो गोंद होती है ना, तो रेजिन क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। फ्रेश जो रेजिन होते हैं वो तो लिक्विड ही होता है फॉर्म में, लेकिन जो एम्बर होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेजिन। जब बहुत ज़्यादा पुराना रेजिन जो होता है ना, वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों क्या था, जब एम्बर को क्या है फर के साथ इस तरीके से रब किया जाता था ना, तो वो जो एम्बर था उसके अंदर क्या है, वो क्या करता था, अगर उसको हम लोग हेयर के पास लेके जाते थे तो वो हेयर को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, यानी कि हेयर क्या है एम्बर के साथ चिपक जाते थे। एंड इसके अलावा क्या है, अगर हम एम्बर को कोई और कोई लाइट वेट चीज़ है, जैसे कि कागज़ है, अगर उसके पीसेस कर लियो, अगर एम्बर को हमने क्या फर के साथ रब करके कागज़ के पीसेस के पास लेके गए, तो वो उसको भी क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो वहाँ पे भी क्या है, स्पार्किंग हो रही थी, ये ग्रीक्स को क्या ऑलरेडी पता थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, हेयर स्टैंड्स अप व्हेन रिमूविंग वुलन क्लोथ। तो ये बच्चों हम सबने देखा है, अभी विंटर्स के अंदर क्या है, कई बार हम लोग क्या है वुलन के क्लोथ्स जो होते हैं, स्वेटर वगैरह उतार रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या, जैसे हम उतारते हैं तो हमारे जो हेयर्स है वो क्या इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी बच्चों क्या होता है, जो स्पार्किंग है वो क्या होती है, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल पे वहाँ पे क्या स्पार्किंग जो हो रही है। इसके अलावा क्या है, स्पार्क एंड क्रैकलिंग साउंड इन द डार्क वाइल टेकिंग ऑफ अ क्लोथ। तो ये वही चीज़ है कि कई बार बच्चों क्या होता है, अगर हमारे कमरे के अंदर क्या पूरा अंधेरा है, डार्क लाइट ऑफ है, तो जब हम लोग एकदम से स्वेटर या वुलन क्लोथ उतारते हैं तो आपको वहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से स्पार्किंग देखने को मिलती है ना, लाइटनिंग सी देखने को मिलती है, और क्या वहाँ पे थोड़ा सा साउंड भी सुनाई देता है। तो यहाँ सारी सिचुएशंस के अंदर बच्चों क्या हो रही है, स्पार्किंग हो रही है। इन स्पार्क्स के बारे में ग्रीक्स को क्या ऑलरेडी पता था। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने फिर ये बताया कि ये जो स्पार्क यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये जो स्पार्किंग है और ये जो लाइटनिंग है, दोनों क्या है, सेम ही नेचुरल फिनोमिना, यानी कि दोनों के अंदर सेम ही काम हो रहा है। सिर्फ लाइटनिंग जो है वो क्या एक बहुत ही बड़े स्केल पे हो रही है, ठीक है। तो दोनों के अंदर फिनोमिना सेम ही है, और ये चीज़ जानने के अंदर क्या बहुत ज़्यादा सालों साल लग गए, क्योंकि बच्चों मैंने बताया कि साइंस के पीछे क्या बहुत हार्डवर्क है, तब जाके कहीं हमें क्या है किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट क्या है दे पाते हैं हमारे साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हमने कर ली। तो अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइटनिंग है वो क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देन हमें समझ में आएगा कि जो लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से होती कैसे है। तो बच्चों अगर हम लोग क्या बात करें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के प्रॉपर्टीज की, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास जो है वो है चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसके अंदर क्या है, देखो बच्चों, जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो चीजें हैं, अगर हम उनको आपस में रब करें ना, तो उनके ऊपर क्या चार्जेस आ जाते हैं, उनके ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स दे गेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इसको हम लोग क्या पहले देख लेते हैं कि क्या सच में जब भी हम लोग क्या दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चों, मैंने दो बैलून लिया, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मेरे पास टेबल नहीं था, तो मैंने चेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ लगा के इनको क्या लटका लिया है। अभी हम करने क्या वाले हैं, दोनों बैलून को अलग अलग बच्चों वूल के साथ रब करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या ये वूलन का स्टॉल है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले अब आप देख रहे हो बच्चों, रब करने से पहले जो दोनों बैलून है वो क्या बिल्कुल एक दूसरे को टच करें, यानी कि पास पास है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों बैलून को वन बाय वन क्या वूल के साथ रब करेंगे। तो मेरे पास ये जो स्टॉल है वो वूलन का ही है, तो दैट मीन्स बैलून को क्या वूल के साथ रब किया, इसको भी हम लोग क्या है इसके साथ रब करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो दोनों को हमने क्या रब कर दिया है। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो कि दोनों जो बैलून्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखो कितना दूर एक दूसरे को क्या है रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों जब हमने क्या है इनको वूल के साथ रब किया तो दोनों के ऊपर क्या चार्जेस आ गए, एंड क्योंकि दोनों बैलून सेम मटेरियल के हैं तो दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आए हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो दोनों के ऊपर बच्चों सेम चार्ज है, इसीलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने इनको वूल के साथ रब किया तो इनके ऊपर जो चार्जेस है वो क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए। तो बच्चों अभी हमने जो एक्टिविटी करी इसके अंदर बैलून एंड वूल दोनों के ऊपर क्या चार्जेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले दोनों बैलून के ऊपर चार्जेस आए हैं, वूल के ऊपर भी चार्जेस क्या है प्रोड्यूस हुए हैं। तो बच्चों बैलून के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, नेगेटिव, एंड वूल के ऊपर कौन सा हुआ है, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं। तो वैसे तो बच्चों कोई अभी हमारी बुक में ऐसे रूल नहीं लिखा हुआ कि किसके ऊपर नेगेटिव आएगा किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, या आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाके पढ़ोगे कि जब दो चीजों को हम लोग क्या रब करते हैं तो एक के ऊपर क्या नेगेटिव आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अभी आप इतना याद रखना, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है
बैलून के ऊपर नेगेटिव आया, वूल के ऊपर कौन सा आया, पॉजिटिव आया। आगे बच्चों और भी काफी सारी एग्जांपल्स है हमारी बुक में दी हुई है, तो ये सारी एग्जांपल्स अभी अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बेस पे आपको 1 मार्क का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा एग्जाम में, चाहे वो फिलअप हो, ट्रू फॉल्स हो, ठीक है, या फिर आपको क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि अगर दो चीजें दे देंगे कि इनको रब कर रहे हैं तो किसके ऊपर नेगेटिव और किसके ऊपर पॉजिटिव है, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, अगर हम प्लास्टिक कॉम को, एंड जो प्लास्टिक कॉम है अगर उसको बच्चों हम लोग क्या ड्राई हेयर के अंदर क्या रब करें, हमने क्या कॉम लिया और हमारे क्या हेयर के अंदर ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तो अगर हम लोग क्या है कॉम को बच्चों बालों के अंदर रब करेंगे एंड फिर हम क्या करें इसको चेक करने के लिए कि क्या कॉम के ऊपर चार्ज आया है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कागज ले लेंगे, पेपर ले लेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप क्या कॉम को रब करके जो पेपर के पीसेस है उसके पास कॉम को लेके जाना, तो आप देखोगे कि जो कॉम है वो क्या कर रहा है, पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पे अट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि बच्चों कॉम के ऊपर क्या है जो चार्जेस है वो प्रोड्यूस हो गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और ड्राई हेयर हमारे जो हेयर्स है उनके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम क्या रिफिल ले ले, उसको पॉलीथीन के साथ रब करें, तो यहाँ पे क्या रिफिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉलीथीन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। होगा वही, दोनों चीजों में से एक पे नेगेटिव आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से बच्चों रबर, जैसे कि इरेजर ले लिया आपने या रबर की कोई रोड ले ली, उसको क्या फर के साथ रब करेंगे, तो वहां पे बच्चों रबड़ जो है उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड फर के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे पास क्या ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास रोड है एक, उसको हमने क्या सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कोई कपड़ा है उसके साथ हमने रब किया, तो वहां पे भी बच्चों क्या होगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज एंड जो ग्लास रोड है उसके ऊपर कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको याद रखनी है कि किसके ऊपर नेगेटिव है किसके ऊपर पॉजिटिव है। तो इसका सिंपल सी तरीके में सिंपल सा जुगाड़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि अगर आप दो चीजों को रब कर रहे हो तो नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा। तो बच्चों आप ऐसे याद कर लेना, ट्रिक क्या है कि प्लास्टिक फैमिली इज ऑलवेज नेगेटिव। ये वैसे मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से सिस्टम बनाया है, जुगाड़ बनाया थोड़ा सा कि आपको याद हो जाए। मैं खुद पर्सनली ऐसे याद रखती हूँ तो मेरे को एग्जाम्पल्स याद रहती है। आपने बच्चों ऐसे याद रखना है कि जितनी भी प्लास्टिक फैमिली है ना, सारी की सारी वो चीजें जो प्लास्टिक के साथ रिजेंबल करते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई है, सबके ऊपर क्या हमेशा ही नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि अगर आप ऊपर ध्यान दो तो क्या है बैलून और वूल है, तो बैलून क्या है प्लास्टिक कैटेगरी में आ जाता है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव है। प्लास्टिक का कॉम है, इसके ऊपर नेगेटिव है। रिफिल एंड पॉलीथीन की बात करें, वैसे तो बच्चों पॉलीथीन भी क्या है प्लास्टिक के रिजेंबल करता है उसके साथ, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं उसी कैटेगरी में है। लेकिन आप देखना दोनों चीजों में से ज्यादा कौन कर रहा है, तो यहाँ पे रिफिल है। रिफिल हमें पता है वो प्रॉपर प्लास्टिक ही होती है ना, तो यहाँ पे क्या रिफिल के ऊपर नेगेटिव है तो पॉलीथीन के ऊपर कौन सा आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अब रबर लिया, रबर क्या है इरेजर या कोई भी चीज ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों फर है, तो फर तो प्लास्टिक कैटेगरी में है नहीं, तो यही है, तो इसलिए रबर के ऊपर क्या नेगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव। इस तरीके से क्या ग्लास रोड और सिल्क को लिया, तो यहाँ पे बच्चों देखो ग्लास प्लास्टिक के साथ कोई मैच नहीं है उसका, लेकिन सिल्क का जो कपड़ा होता है अगर हम उसको जलाएं, बर्न कर दें, बर्न करने के बाद वो प्लास्टिक के जैसे इकट्ठा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा माइंड में रख के चलना कि सिल्क भी प्लास्टिक के साथ रिजेंबल करता है, तो दैट मीन्स बच्चों सिल्क के ऊपर भी नेगेटिव है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप इजीली एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या है, जब हमने क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या है रब किया, तो यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस क्या आए हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो वही हमने क्या यहाँ पे लिखा है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। कि अगर हम बात करें बच्चों की ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है कितने टाइप के हैं, तो बच्चों आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा कि जो चार्जेस होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को बच्चों हम लोग क्या शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्लस का साइन डाल के पीछे सिर्फ हम लोग क्या VE लिखते हैं, ठीक है, और नेगेटिव लिखना है तो आगे माइनस लिख देंगे, पीछे क्या आएगा VE। तो ये इनकी क्या है शॉर्ट नोटेशन है, इस तरीके से हम लोग सिंपली लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर बच्चों हम क्या इन दोनों चार्जेस की आपस में इंटरेक्शन की बात करें, यानी कि जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो इंटरेक्शन कैसे होती है, तो देखो बच्चों ये भी आपने पहले पढ़ा होगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर कर देगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा दूर, और जो नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस की, तो वो क्या करते हैं बच्चों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्जेस क्या है एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा।
इसके बाद बच्चों अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरेक्शन की एग्जाम्पल्स लिखी हैं। जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा था कि जब हम लोग क्या बैलून को, दो बैलून्स को आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, रबिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्जेस वहां पे आ गए, तो क्योंकि दोनों बैलून क्या है सेम ही मटेरियल के बने, तो दोनों पे सेम ही तरीके के जो चार्जेस है वो आएंगे। एंड जनरली बच्चों बैलून्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो दोनों बैलून के ऊपर क्या नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे एक्टिविटी में आपको समझाया था। एंड इसके अलावा क्या, बैलून एंड रिफिल अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग क्या एक बैलून और एक रिफिल को ले ले तो देखो बच्चों दोनों ही क्या, रिफिल एंड बैलून दोनों के अलग अलग मटेरियल है, तो अगर क्या है इन दोनों के ऊपर चार्जेस है और अगर हम लोग क्या इनको पास में लेके हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों बैलून के ऊपर अलग चार्ज है और जो रिफिल है उसके ऊपर क्या है, अलग चार्ज है, यानी कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस है, दैट्स वाई ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों अभी हमने क्या है, जैसे मैंने अभी पहले प्रॉपर्टी में बताया कि जो हम लोग क्या जब दो चीज़ों को रब करते हैं उनकी वजह से जब वहाँ पे चार्जेस क्या जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे बच्चों जो चार्जेस होते हैं ना, जो कैसे बने हैं, बाय रबिंग, चार्जेस मेड बाय रबिंग, तो ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो चार्जेस है ना ये क्या मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पे ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक चार्जेस होते हैं। वहीं बच्चों हमने क्या है, हमारा जो पिछला चैप्टर था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग क्या इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, जो चार्जेस है, चार्जेस का जो फ्लो होता है, चार्जेस जब फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिकल करंट। तो वहां पे भी तो चार्जेस ही थे ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो अगर बच्चों चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं और वो रबिंग की वजह से वहां पे प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्जेस। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या एक और प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिकल चार्जेस की एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमारी क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो अगर बच्चों हमारे पास क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्जेस है, अगर हम लोग क्या है उसको किसी भी मेटल से टच करवाएंगे तो वो जो चार्जेस है वो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, किसी और ऑब्जेक्ट तक क्या ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चार्जेस कैन मूव फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग द मेटल्स। तो आपके पास क्या एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या कोई ना कोई चार्जेस है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट से दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक ये जो चार्जेस है वो क्या ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, यूजिंग दी मेटल्स, मेटल्स की हेल्प से क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तो मेटल के थ्रू क्या होता है, चार्जेस इजीली क्या कंडक्ट कर जाते हैं, तो इसीलिए क्या होते हैं, मेटल्स की हेल्प से कोई एक जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्जेस है उसके जो चार्जेस है वो किसी और ऑब्जेक्ट तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं एक एक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों करना क्या है, आपने क्या है एक बोतल लेनी है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो आप। तो ये हमने क्या ब्लैक कलर से जो बनाई है ये हमारी क्या है, बोतल है। बोतल के ऊपर बच्चों हमने क्या एक कार्डबोर्ड रखना है, कोई भी, ठीक है, कार्डबोर्ड का एक पीस रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या कार्डबोर्ड के बीच में हमने करना है एक होल, और उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इस होल के थ्रू, ठीक है, ये हो गया बोतल होगी, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड के अंदर होल किया। अब हम बच्चों क्या एक मेटल लेंगे और उस मेटल की रोड लेंगे हम लोग बेसिकली, और वो जो मेटल की रोड है वो क्या होल में से इस तरीके से हम लोग क्या पास कर देंगे। उसके नीचे से शेप थोड़ी ऐसे बेंड होगी, क्यों, क्योंकि बच्चों हमने क्या करना है, ये जो रोड हमने इसके अंदर इंसर्ट की है ना, इस रोड के साथ हमने क्या करनी है, दो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स, ठीक है, एल्यूमिनियम की पतली पतली पत्तियां लेनी है दो, और वो हमने क्या यहाँ पे इसके साथ हैंग कर देनी है, यानी कि यहाँ पे क्या लटका देनी है इस तरीके से। तो ये रेड कलर से जो बनाई है वो हमारी क्या है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है। तो यहाँ पे बच्चों देखो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है और ये जो स्ट्रिप है वो भी हमने क्या मेटल की ली है। अभी हम करेंगे क्या, हमने क्या करना है, मान लो ग्लास रोड है, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि रबिंग करने से क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बच्चों अगर हमने क्या मान लो ग्लास रोड लिया, ग्लास रोड को हमने क्या सिल्क पेपर के, सिल्क क्लॉथ के ऊपर हमने क्या रब करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिल्क के ऊपर, सिल्क का क्लॉथ है उसके ऊपर ग्लास रोड को रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव। कैसे याद करवाया था मैंने, प्लास्टिक फैमिली जितनी भी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिल्क को अगर हम जलाएं तो उसके बाद वो प्लास्टिक जैसा बन जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, तो वहां से याद कर लेना कि सिल्क प्लास्टिक से रिजेंबल करता है। तो सिल्क के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ग्लास रोड के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर बच्चों हम लोग क्या यहाँ पे वो जो ग्लास रोड है जिसको हमने क्या है सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या रब किया, तो इसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, ये हमारी क्या है ग्लास रोड, ठीक है।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगर ये जो ग्लास रोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर हम इसको क्या है इस मेटल के साथ टच करवाते हैं, यानी कि इस तरीके से हम टच करवाएंगे, तो हम देखेंगे बच्चों के साथ यहाँ पे क्या है, जब इसको टच नहीं करवाया था तो ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स थी ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन पे लटक रही थी। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ग्लास रोड को इस मेटल रोड से टच करवाएंगे, ये जो बच्चों एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है ना, ये इस तरीके से क्या दूर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगी। फिर अगर आप क्या है वापस हटाओगे, जैसे इसको ग्लास रोड को दूर करोगे मेटल से, तो आप देखोगे मेटल स्ट्रिप्स जो है ना वो वापस क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चों एक्चुअली हुआ क्या, क्यों यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है वो दूर जा रही है, क्योंकि बच्चों ये जो ग्लास रोड थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही हमने इसको मेटल रोड के साथ टच करवाया तो मेटल क्या है, ये मेटल है ना, और मेटल क्या होता है, कंडक्टर है ना, तो इसीलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज थे ना ये इस रोड के थ्रू होते हुए क्या है, ये जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है दोनों के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ग्लास रोड से यहाँ तक एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के ऊपर जो चार्जेस है वो ट्रांसफर हो चुका है। एंड क्योंकि बच्चों दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स के ऊपर सेम चार्जेस है या दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने अभी पढ़ा है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। तो इसलिए क्या, क्योंकि दोनों के ऊपर ही सेम चार्ज आ गए, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और जैसे हम इसको क्या दूर करेंगे तो यहाँ पे ये जो चार्जेस थे ये क्या वापस से खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों जो चार्जेस होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं ग्लास रोड से, देखो दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हुए ना, कैसे, विद द हेल्प ऑफ मेटल रोड, ठीक है। मेटल की कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो हमने डिवाइस बनाया है ना, अभी ये जो एक्टिविटी के लिए डिवाइस बनाया इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। तो आपको इसकी डायग्राम भी बनानी आ सकती है। इलेक्ट्रोस्कोप का बच्चों डायग्राम आप इजी वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका लॉन्ग वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स इजीली। तो बाकी काफी इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है एग्जाम के लिए वो भी मैंने वहां पे अपलोड किया, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो हमारा क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से बच्चों हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चार्ज है या नहीं। अगर मान लो हमें क्या है कोई भी चीज दे दे और हमसे पूछे कि बताओ इसके ऊपर चार्जेस है या नहीं, क्योंकि भाई चार्जेस दिखते तो है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे कि इसके ऊपर चार्जेस है या नहीं। तो हम लोग क्या इस डिवाइस की हेल्प से बता सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखो हमने करना क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने टेस्ट करना है कि इस पे चार्जेस है या नहीं, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, मेटल रोड के साथ टच करवाना है, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट को मेटल रोड पे टच करने पे अगर ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स रिपेल हो रही हैं, तो दैट मींस बच्चों की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस है, तभी तो वो चार्जेस क्या दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे ट्रांसफर हुआ ना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आएगा तो दोनों पे सेम ना। तो अगर सेम आएगा तो ये रिपेल करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो वही हमने देखना है कि अगर स्ट्रिप्स क्या ओपन हो रही है, यानी कि इस तरीके से ओपन हो रही है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चार्ज्ड है। अगर वहां पे स्ट्रिप्स में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा, स्ट्रिप्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एज इट इज पड़ी है, तब हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चार्ज्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। अभी हमारे पास क्या है, एक तो हमने ये देखा इलेक्ट्रोस्कोप में कैसे चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, एक और है बच्चों अर्थिंग, जिसके अंदर हम उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो चार्जेस है उसका ट्रांसफर कैसे होता है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट से कैसे जो चार्ज है वो मेटल की हेल्प से किसी और ऑब्जेक्ट तक क्या ट्रांसफर हो जाता है। वैसे बच्चों अगर हमारे पास क्या है, कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उससे जो चार्ज है वो किसी और ऑब्जेक्ट में जाने के बजाय सीधा अर्थ के अंदर ही ट्रांसफर हो जाए, तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग, ठीक है। सो अर्थिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड दी अर्थिंग। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वो किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, सीधा अर्थ तक ट्रांसफर हो रहा है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। और देखो अर्थिंग जो होता है बच्चों, इसकी हमारे जो डे टू डे लाइफ है ना, इसके अंदर काफी सारे यूजेस हैं। जैसे कि बच्चों एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टचिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स विद द हैंड रिमूव्स दी चार्ज। अब देखो जैसे बच्चों मैंने अभी आपको क्या पीछे इलेक्ट्रोस्कोप वाली एग्जांपल समझाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि इस तरीके से क्या यहाँ पे हमने क्या एक मेटल की रोड लगाई थी, इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लगाई हुई थी, राइट। तो यहाँ पे क्या था, जैसे हमने ग्लास रोड को क्या बच्चों इस मेटल के साथ टच किया था, तो इसके ऊपर क्या है, जो चार्जेस है वो इसके थ्रू होते हुए एल्यूमिनियम स्ट्रिप तक जो चार्जेस थे वो ट्रांसफर हो चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम क्या अपने हाथों से ये जो मेटल रोड है इसको टच कर लेना, तो साथ के साथ आप देखोगे कि ये जो मेटल रोड है, जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स है, जो पहले क्या एक दूसरे से ऐसे दूर थी, ये वापस अपने क्या नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों जैसे ही हमने क्या इस मेटल रोड को टच किया ना,
तो यहाँ से जो चार्जेस है एल्यूमिनियम स्ट्रिप से जो चार्जेस है मेटल के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारी बॉडी से होते हुए क्या सीधा अर्थ के अंदर चले गए, क्योंकि बच्चों हमारी जो बॉडी है वो क्या एक बहुत ही अच्छी कंडक्टर है, तो इसीलिए क्या चार्जेस हमारी बॉडी के थ्रू क्या है अर्थ के अंदर क्या ट्रांसफर हो गए यहाँ से। तो इसीलिए क्या होता है ये जो ऑब्जेक्ट है इसने अपना जो चार्ज है उसको क्या कर दिया लूज कर दिया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि अगर हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच कर लेना हाथ से, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या है चार्ज है, कोई भी चार्ज है, अगर हम उसको बच्चों टच कर लेंगे ना साथ के साथ इसका जो चार्ज है ना वो रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के अंदर गया और हमसे क्या सीधा अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो गया, यानी कि बच्चों वहां पे क्या हो रहा है अर्थिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। इसके अलावा क्या होता है बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके अंदर भी बच्चों अर्थिंग का क्या यूज किया जाता है। कैसे क्यों किया जाता है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी शॉक। कैसे? जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो हमें पता है कि बच्चों जब लाइटिंग होती है यानी कि बिजली चमकती है तो वहाँ पे क्या होता है जो लाइटिंग है अगर हमारी बिल्डिंग पे कभी गिर रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लाइटिंग हो रही थी तो लाइटिंग की वजह से क्या होगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइटिंग सिंपली क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। कैसे होता है ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन इतना तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइटिंग है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है अगर लाइटिंग के ड्यूरिंग क्या होगा जो चार्जेस है वो क्या है हमारी बिल्डिंग पे गिरने से पहले हम क्या करेंगे, जो घर बनाते हैं ना जिस टाइम, तो उस बिल्डिंग में हम लोग बच्चों क्या करते हैं इस तरीके से ना एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं मेटल की एक रोड या मेटल की कोई चीज बनी होती है, मेटल का पोल कह सकते हैं हम, वो क्या है पहले क्या लगा दिया जाता है जब हम लोग क्या घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है ना बच्चों ये क्या होती है बिल्डिंग से थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। जो मैंने रेड कलर से बनाई है तो ये मेटल का एक पोल है। तो यहाँ पे क्या होगा जब लाइटिंग हो रही है तो यहाँ से जो चार्जेस है वो क्या है जब लाइटिंग गिरेगी तो वो क्या है चार्जेस जो है बच्चों वो बिल्डिंग पे गिरने से पहले क्या है इस रोड के ऊपर गिरेंगे, एंड क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है बच्चों तो ये जो चार्जेस है वो क्या मेटल रोड के थ्रू होते हुए सीधा अर्थ तक क्या है चले जाएंगे और हमारी जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है अब यहाँ पे क्या चार्ज ऑब्जेक्ट से सीधा जो चार्ज है वो क्या अर्थ तक जा रहा है ना, तो वो तो यहाँ पे अर्थिंग ही रही है। तो इसीलिए बच्चों हम लोग क्या अर्थिंग का यूज बिल्डिंग के अंदर करते हैं अपने आप को शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या होता है जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं यानी कि रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं एंड इसके अलावा जो सॉकेट्स होते हैं हमारे घरों में उनके अंदर सबके अंदर बच्चों क्या होती है अर्थिंग वायर होती है। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ना सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनके अंदर बच्चों 3 तरीके की वायर होती है, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, एक होती है हमारी अर्थिंग वायर। तो इसका काम क्या होता है, क्यों वहां पे ये वाली वायर दी होती है, क्योंकि बच्चों इसलिए दी होती है कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो भी हम लोग क्या है चला रहे हैं अगर उनमें से क्या है इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हो रही है यानी कि करंट लीक हो रहा है तो वो जो करंट होता है बच्चों एक्स्ट्रा जो करंट है वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो क्या है इस अर्थिंग वायर के थ्रू क्या अर्थ के अंदर चले जाते हैं और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है इवन हम भी जो है वो क्या है इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाते हैं यानी कि हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे भी क्या इसका अर्थिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर सेंड्स लाइटिंग इनटू दी अर्थ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये लाइटनिंग कंडक्टर ही था हमारा जो मैंने आपको बताया था मेटल का पोल होता है। तो ये क्या करता है जो लाइटनिंग है उसको क्या अर्थ तक क्या भेज देता है जिससे बच्चों हमारी जो बिल्डिंग है और उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या रहते हैं सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्या अर्थिंग वाला टॉपिक। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप और अर्थिंग दोनों में हमने ये देखा कि जो चार्जेस होते हैं ना वो क्या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से क्या या तो किसी अदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है या फिर वो क्या अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है चार्जेस का जो ट्रांसफर है वो होता है, हमने ये सीखा। तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक हमने अभी क्या कवर किया उसके अंदर हमने क्या 3 प्रॉपर्टीज देख ली कि जब क्या ऑब्जेक्ट को रब करते तो वहां पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं एंड उसके अलावा क्या है जो चार्जेस है उनके इंटरेक्शन कैसे होते हैं वो भी हमने देखी कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड इसके अलावा बच्चों तीसरा हमने देखा कि चार्जेस का ट्रांसफर भी होता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे। वैसे इसका पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी, लेकिन बच्चों फोन के नेट से क्या है पूरा लॉन्ग वीडियो का अपलोड नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो का लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्या बाकी के चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके अलावा बच्चों अगर आपको क्लास 8 एंड साइंस किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इजीली कवर हो जाए, तो आप डेफिनेटली मेरे बनाए हुए जो नोट्स है उनको क्या है पढ़ सकते हो। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे एंड आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उनको क्या परचेज करने के लिए बच्चों आप मुझे इस नंबर पे डीएम कर सकते हो, वहां पे आपको क्या सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।